गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टैक्स के सिस्टम के बारे में। भारत का जो टैक्स सिस्टम है वो कैसा है और उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसे भी हम लोग आज के क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ना टैक्स को क्लासिफाई करेंगे, कैसे? टैक्स तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। अब इन तीनों का मतलब क्या है? देखो भाई, प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया ऐसे टैक्स जो आपकी इनकम के साथ बढ़ेंगे। अगर आज आपका इनकम 100 रुपए है तो आपको 10 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है। अगर इन फ्यूचर आपकी इनकम 1000 रुपए हो जाती है तो हमने बोला कि आप हमें 20 रुपए टैक्स दे दीजिएगा। यानी कि विद इंक्रीज इन इनकम आपका जब टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगा उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि आपका परसेंटेज सेम रहेगा। ठीक है, वो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट चेंज हो सकता है। जैसे बोला हमने कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपए जो कमाते हैं उनको 10% का टैक्स देना है। ठीक है, जो 1000, मतलब कहने का मतलब है आप किसी भी स्लैब में कमाओ, अगर आपका 100 रुपए इनकम है तो आप 10% टैक्स दे रहे हो। किसी का 1000 रुपए है तो भी 10% ही टैक्स दे रहा है। यानी कि वो उसका प्रोपोर्शन सेम है, परसेंटेज सेम है। अब उसके इनकम के हिसाब से उसको उतना देना पड़ सकता है। उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम बोलते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। भारत में अगर आप देखोगे ना तो जो डायरेक्ट टैक्स है, जहां पे क्या होता है, आपको याद होगा कि डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करनी होती है और ये बहुत कम अमाउंट है जो भारत में डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं। लगभग 2 से 3% लोग ही भारत में हैं जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं। अब जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं वो एक प्रोपोर्शनल टैक्स है। क्यों? अगर आपका इनकम, मान लो इनकम के साथ बड़ा है तो उस केस में आपको परसेंटेज देना पड़ता है। जैसे मान लो किसी का अगर 50 लाख का इनकम है तो उसको 25% का टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो भारत में डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। थर्ड है रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? वो जो आपकी इनकम के साथ जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वो आपका टैक्स का परसेंटेज कम होता है। तो क्या है टैक्स, ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर भारत में है या नहीं वो भी देखेंगे। लेकिन चलो अभी समझते हैं कि और भी क्या क्लासिफिकेशन है टैक्स को करने का। हाँ, जैसे एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, एक होता है एड वैलोरम टैक्स। अब ये क्या है? स्पेसिफिक टैक्स बेसिकली आप जितना भी सामान खरीदेंगे उसके हर यूनिट पे हम लगाते हैं, ना कि उसके वैल्यू पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने बोला कि अगर उस गुड, एक आपने पार्ले जी खरीदी, ठीक है, तो पार्ले जी अगर आप मान लो कि 100 खरीद रहे हो तो उस पर हमने इतना टैक्स लगा दिया 20 रुपए का। अगर आपने 1000 से ज्यादा खरीद लिया पार्ले जी तो हम लगाएंगे 30 रुपए का टैक्स। अगर आपने 50,000 पार्ले जी खरीद ली है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 40 टैक्स। यानी कि यहाँ पे हम आपकी क्वांटिटी पे टैक्स लगा रहे हैं। तो जब आप किसी भी गुड्स के यूनिट पे टैक्स लगाते हैं, उसके क्वांटिटी पे टैक्स लगाते हैं, ना कि उसके वैल्यू पे, उसे हम स्पेसिफिक टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तो एड वैलोरम टैक्स क्या होते हैं? अब उसका उल्टा कर लो, जहां पे आप उसके गुड्स के वैल्यू के बेसिस पे चीजें लगाते हो। जैसे आपने चीजें खरीदी और आपका जो वैल्यू आया 2000 रुपए आया, अगर आपका वैल्यू 50,000 आ गया, फिर कभी वैल्यू 70,000 आ गया, तो बेसिकली हमने वैल्यूज के हिसाब से कुछ स्लैब बनाए होंगे और उस स्लैब में जो हमने टैक्स काटने की जो स्ट्रक्चर बनाई है वो उस गुड्स के मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बनाई है, ना कि उसके क्वांटिटी परचेस्ड पे हमने बनाई है। तो इसे हमने बोला कि ये है एक स्पेसिफिक टैक्स। तो जहां स्पेसिफिक वहां पे आप याद कीजिएगा क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है और जो आप बहुत ही क्यूरियस होंगे जानने के लिए, भी बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, वो है हमारे पास कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और क्या है? एक है प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। अब इसमें भी आप लोग इसके बाद भी एक और टैक्स का देखेंगे। अब प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या है? अभी जैसे आपने सुना होगा जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सुना होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो वही कि हम लोग टैक्सेस को ना उसके प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। जब ऐसे टैक्स जो बेसिकली वहां लगाए जाते हैं जहां पे उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, उसे प्रोड्यूस किया गया है, उसे हम प्रोडक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमने बेसिकली
वहां पे टैक्स लगाया है जहां पे उस गुड्स के एंड सर्विसेज की कंजम्पशन हो रही है, तो वैसे टैक्स को हम लोग कंजम्पशन टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है टैक्स को वो क्लासिफाई करने का, इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप पेमेंट डायरेक्टली कर रहे हो, अगर टैक्स आप डायरेक्टली दे रहे हो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके पापा हैं, आपके जो घर में जो एम्प्लॉयड है या फिर जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको वो एक फाइल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करना होता है या करनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका एक तो पहली बात है कि एनुअली इनकम जो है उनके बेसिस पे उनका टैक्स कट जाता है, और अगर उनको कुछ रिवॉर्ड चाहिए, उनको कुछ वहां पे कंसेशन चाहिए और इन तो उसको फाइल करते हैं ताकि आपने जहां जहां ट्रांजेक्शन किया उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिल जाए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपके बदले कोई और पेमेंट नहीं कर देगा। तो जहां पे पेमेंट करने की जो लाइबिलिटी है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर निखिल को डायरेक्ट टैक्स पे करना है, निखिल का इनकम पे इतना डायरेक्ट टैक्स का वो लाइबिलिटी है, तो नो वन एक्सेप्ट निखिल विल हैव टू पे दिस अमाउंट, यानी कि आप वहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि बेसिकली एक ऐसा टैक्स है, मोर ओवर एक ऐसा टैक्स है जहां पे जो अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन होता है वो, जैसे आपने एक बिस्किट खरीदी, आपको नहीं लग रहा है कि आपने बिस्किट को खरीदने के प्रोसेस में टैक्स भी पेमेंट किया है। अगर आप कभी लेबल उठा के चेक करोगे, यू विल फाइंड देयर मेंशन है, वहां पे होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि समहाउ यहाँ पे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि आपने जो 12 रुपए दिया होगा उस गुड्स को खरीदने के लिए, उसमें आपने कुछ टैक्स पे दिया है जो सरकार को जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आपने टैक्स तो दे ही दिया है। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। देखो ये टैक्स हो गया, टैक्स में दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, एक वो जो सेंटर लगाती है, एक जो स्टेट लगाता है। एक इनडायरेक्ट में क्या आएगा, अगेन सेंटर लगाएगी और स्टेट लगाएगा, ठीक है, लगाएगा। तो देखते हैं। अब देखो मान लो कि अगर आप कहीं पे एक एनुअल आपकी सैलरी आ रही है, आपको पेमेंट कर, मतलब आपको सैलरी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो हो गया आपका पर्सनल इनकम टैक्स। कोई बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें भी पेमेंट करना होता है अपने प्रॉफिट में। अगर उनका कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में भी उनको टैक्स पेमेंट करना होता है, 25% का स्लैब होता है जनरली। तो ये हो गया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसको भी समझते हैं, लेकिन पहले चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले इसको आगे देख लेते हैं। We will start with this called पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स बेसिकली किसी भी इंसान की जो इनकम है, वो इनकम कहाँ से आ सकती है, वो इनकम उसकी सैलरी से आ सकती है, उसके रेंटल इनकम से आ सकती है, अगर उसने कहीं पे किसी चीज पे दिया है, पेमेंट किया है, या फिर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट से जनरेटेड इनकम से आ सकती है। तो ये एक तरीका है जहां से उसकी इनकम आ सकती है, और वो पर्सनल इनकम टैक्स की कैटेगरी में आएगा, है ना। अब ये इसमें कौन सा टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगेगा, जब हम लोग लास्ट में बजट को डिस्कशन करेंगे या डिस्कस करेंगे इस साल की जो बजट है, तब वी विल सी कि अभी जो टैक्स रिजीम है, टैक्स स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। ठीक है, चलो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट बेसिकली जो कंपनीज होती है उनके जो प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके भी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वी हैव मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लो कि बहुत बार क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो भी एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है, इसको हटाया गया है। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जहां पे लॉ के थ्रू आप चीजें करते हो, तो उसमें बहुत बार लूपहोल्स होता है। उस लूपहोल्स का यूज करके बहुत सारी कंपनियां क्या करती है ना, वो आपके लूपहोल्स को खुद ही यूज करती हैं, और उस यूज को करने के बाद दिखाती हैं कि उनको तो टैक्स देना ही नहीं है, टैक्स मतलब जीरो दिखाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी अपनी लाइबिलिटी को लगभग काफी हद तक रिड्यूस कर देती हैं, और
अल्टीमेटली उन्हें कोई टैक्स पेमेंट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। ये बहुत बार ऐसा देखा गया। तो फिर 1990s के टाइम में एक कॉन्सेप्ट आया, चिदम्बरम जो थे, पी चिदम्बरम थे उस टाइम शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का, जहां पे आपके जो बुक वैल्यू, कंपनीज की जो बुक वैल्यू होंगी, उस पे जो बुक प्रॉफिट उन्होंने दिखाई, क्योंकि बुक में तो प्रॉफिट मेंशन करना ही पड़ता है उनका, जो भी अकाउंटिंग जिनको पता होगा वहां पे वो एग्जैक्टली फिगर तो लिखना ही पड़ेगा। तो बुक जो प्रॉफिट है, बुक कीपिंग प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे आपको इतना टैक्स, यानी कि मिनिमम इतना टैक्स देना पड़ेगा। अभी शायद मेरे हिसाब से 18.5% के आसपास ये टैक्स होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एमएटी पे कितना लगता है। मेरे हिसाब से यस, अभी तो 17.6% है, 18% के आसपास ही एमएटी पे रहता है। ठीक है। तो लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है ना कि जो एमएटी है वो उन कंपनीज पे नहीं लगेगा जो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो पे कर रही हैं, तो फिर व्हाई इज देयर नीड टू लाइक मेक देम फील बर्डन विद द एडिशनल अमाउंट ऑफ द मनी थ्रू दिस एमएटी। नो नीड टू डू दिस, क्योंकि आपको पता है एडम स्मिथ ने ना 4 कॉन्सेप्ट दिए थे अगर टैक्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो उन्होंने 4 चीजें बोली, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ, बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक गुड टैक्स, जो भी बोल लो। एक उन्होंने बोला कि इक्विटी की बात करनी है आपको, एक कन्वीनियंस की बात करी, एक इकोनॉमी की बात करी, और आई थिंक एक उन्होंने बात करी थी 3, एक तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, दिमाग से उतर रहा है अभी, बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, उनका मतलब ये था ना कि जो भी टैक्स सिस्टम होना चाहिए वहां पे सबसे पहली बात कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि मान लो कि एक से हम 10 रुपए का टैक्स ले और एक से 1 करोड़ का टैक्स ले, ऐसा नहीं। दूसरा उन्होंने बोला था जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब 100 करोड़ का टैक्स को, मतलब अगर आपको 100 करोड़ का टैक्स कहीं से लेना है तो उसको लेने के लिए आपको जो ऑफिशियल्स चाहिए उनकी सैलरी में आपका 99 करोड़ खर्च नहीं हो जाना चाहिए। मतलब रिटर्न्स काफी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कलेक्ट करने में जो आपको पैसा वो बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला कि अब हैशल फ्री मैनर में कराओ टैक्स, जो आप कवर करोगे या जो रिकवर करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो रहा है किसी को टैक्स फाइल करने में, तो काफी कन्वीनियंट होना चाहिए आपका टैक्स सिस्टम है। तो उसी में उन्होंने बोला था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव दिस कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जैसे कैपिटल्स बेसिकली आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स जैसे कि आपके घर हो गए, है ना, तो घर हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, तो रियल एस्टेट वाली बिल्डिंग्स हो गई। जब इनको, या फिर आपके जो बॉन्ड हो गए, है ना, सिक्योरिटीज पेपर हो गए, ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। आप इनकी जब परचेजिंग करोगे या इनके ट्रांजेक्शन्स में जो आपको गेन होएगा, उस गेन के बेसिस पे हम आपके उस गेन में प्रॉफिट जो हो रहा है उस पर हम जब टैक्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। आपने घर को बेचा, हाउस सोल्ड, इसके बाद जो उस पे आपको प्रॉफिट आएगा उस पे जब टैक्स लगेगा, इट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। फिर हमारे पास है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब डिविडेंड का मतलब क्या आपको पता है, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, 2 तरीका है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, है ना। एक क्या है, इक्विटी के फॉर्म में, और दूसरा क्या है, दिस इज थ्रू शेयर से आप शेयर खरीद लेते हो। ठीक है, जब इक्विटी आप खरीदते हो तो उस कंपनी में आपको बेसिकली क्या मिलता है, उस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं ना। तो जब कोई कंपनी अपने डिविडेंड्स को अनाउंस करती है तो उसे उस डिविडेंड में टैक्स पे करना होता है, जो उसे ऑनर्स को देना होता है, और ऑनर्स को भी टैक्स पे करना पड़ता है। आपको भी पता है कि अगर ऑनर्स अपने खरीद रहे हैं अपने डिविडेंड्स को लेंगे तो करना पड़ेगा। इसलिए ना एक बड़ी दिक्कत सी होने लगी थी यार, कि जो डिविडी जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे भी टैक्स देना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो ले रहा है उसको भी देना है, तो इसलिए हटा दिया गया। और जो मतलब जो डिविडेंड है वो बस एक बात बोला गया कि जो भी शेयर होल्डर है उन्हें ही बस देना पड़ेगा। मतलब अब जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कंपनी डिविडेंड देती थी उन्हें, उसे टैक्स नहीं देना है, बल्कि जो लोग के पास डिविडेंड जाएगा उसे उन्हें टैक्स देना है, मतलब वही लोग टैक्स देंगे। तो एक इंसान बेचारा कहाँ कहाँ टैक्स पेमेंट करेगा, आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ टैक्स देना पड़ता है। अब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ऐसे लोग ऐसी चीजों को बेचा है, ऐसी चीजों को खरीदा है, तो उसमें जो आपका टैक्स लगता है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स।
जैसे अगर आप किसी इक्विटी या शेयर परचेज को खरीद रहे हो तो वहां पे आपको उसके लगभग वैल्यू का 0.1% टैक्स देना पड़ता है। इक्विलाइजेशन लेवी, यार इक्विलाइजेशन लेवी है ना, मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा इसमें। गूगल ने भी बहुत टाइम तक फाइट करी और अब हमने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करी है। तो कुछ चीजें रही हैं, बट क्या समझाता हूं मैं, देखो क्या हुआ कि भारत में क्या होता है ना कि अगर जो कंपनी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, उसे ही टैक्स पे करने की परमिशन थी। यानी कि क्योंकि हमें लगता था कि जो कंपनी भारत में बिजनेस एक्टिविटी करती है उसे बिजनेस उसके ऑफिस को भारत में रजिस्टर करना होगा, तभी जाके वो मतलब भारत में बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है। और जब ये टैक्स स्ट्रक्चर बना भी था 1961 के आसपास, तो हार्डली देवर एनी डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल। तो हमने वो सोचा नहीं कि अगर मान लो ऐसी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं हो लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के वो भारत के लोगों को अपनी सर्विसेज बेच के बहुत सारा मोटा प्रॉफिट कमाए, तो क्या उसे टैक्स उसके हम उसे टैक्स की लाइबिलिटी के अंदर नहीं लाएंगे। तो ये सिस्टम था, एक लूपहोल था। लेकिन जब 2000 में पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मतलब एक बाढ़ सी आ गई और ऐसा लगने लगा कि हाँ ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। जैसे गूगल ने भी क्या करा, गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसका जो परमानेंट रेसिडेंट भी है वो यूएस में है, लेकिन उनके जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो भारत से भी हैं। वो अपने डिजिटल एडवर्टीजमेंट करती हैं, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब अगर देखा जाए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेसिस पे, चूंकि ये कंपनी भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये अपने टैक्स को मतलब ये भारत की टैक्स की लाइबिलिटी के अंदर आती नहीं थी, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन पे एप्लीकेबल था ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलो, तो भारत ने इस ऐसे इनकम को जनरेट जो हुए, ऐसे जो इनकम जनरेटेड थे उनको टैक्स करने के लिए एक नया चीज लाया, एक नई चीज लाई, इक्विलाइजेशन लेवी। लेवी मतलब होता है लगाना, ठीक है, जिसे हमने गूगल टैक्स के नाम से भी रखा। समझ में आ रहा है? यानी कि मान लो एक कंपनी ए है जो रजिस्टर्ड है यूएस में और उसकी सब्सिडरी बी जो है वो भारत में रजिस्टर्ड है और भारत में बिजनेस कर रही है और भारत में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तब उस पे इक्विलाइजेशन एप्लीकेबल, सॉरी, उस पे इक्विलाइजेशन नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत में रजिस्टर्ड तो है, भले ही एक कंपनी उसका जो मेन कंपनी है वो भारत से बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी सब्सिडरी रजिस्टर्ड है, वही अगर डिजिटल सर्विसेज दे रही है तो चूंकि वो रजिस्टर्ड है तो इसलिए वो इनकम टैक्स के अंदर आ जाएगी। लेकिन बी जो है, जो भारत में अगर रजिस्टर्ड नहीं होती, कोई इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता और उसके बावजूद वो अगर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती, तब वहां पे इक्विलाइजेशन लेवी लगता, ना कि इनकम टैक्स लगता, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि मान लो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत में XYZ, उसने गूगल को बोला कि एक काम करो, मुझे आप अपनी जो एडवर्टाइजमेंट वाली जो सर्विसेज है ना वो हमें दे दीजिए और हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा, XYZ बोलेगा हम आपको पेमेंट तो करेंगे लेकिन हम 6% जो है पैसा वो काट लेंगे, और जो पैसा काटेगी वो कंपनी जो भारत में है वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, इक्विलाइजेशन लेवी और इनकम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। तो इक्विलाइजेशन लेवी वो इनकम टैक्स के मतलब अंदर नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से इंडिपेंडेंट लेवी लगाया गया था हमने जब 2016 में फाइनेंस एक्ट लाया था। समझ में आ रहा है? ये एक पूरी कहानी थी। अब ये गूगल को ऑब्वियस सी बात है पसंद तो नहीं आएगा और उसने कई बार फाइट भी करी इसके रिगार्डिंग। तो अब देखते हैं, मान लो कि एक ई कॉमर्स फर्म है जैसे अमेजोन, जो कि भारत में नहीं यूएस में रजिस्टर्ड है और इंडिया में इसका जो स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट के तौर पे। अगर वो रेवेन्यू कमाती है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू का बात करें, प्रॉफिट नहीं, ठीक है, मान लो 100 रुपए का, उसमें मान लो कि 20 को प्रॉफिट हुआ, वो अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। तो उसने प्रॉफिट जो रेवेन्यू कमाया अपने प्लेटफॉर्म से, जो उसने लोगों को बेचा, तो उसमें जो 100 रुपया है उसमें से 2%, अगर 100 रुपए रेवेन्यू, अगेन यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है, उसमें से 2% भारत सरकार को इक्विलाइजेशन लेवी के तौर पे देना पड़ेगा और कोई भी उसे इनकम टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेजोन ने अगर मान लो कि उसका एक रजिस्टर्ड है, वो भारत में उसका परमानेंट प्रेजेंस है, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आएगी, इनकम टैक्स 1961 के अंदर आएगी और उसे इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगेन मैंने यहाँ पे चीज बोली कि इक्विलाइजेशन लेवी जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ना कि
जो डायरेक्ट टैक्स तो है लेकिन वो रेवेन्यू पे लगता है ना कि प्रॉफिट पे लगता है, जबकि हमने कॉर्पोरेट टैक्स में देखा था वो प्रॉफिट पे लगता है, आपके प्रॉफिट में जो टैक्स लगता है। ठीक है, अब है हमारे पास ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये क्या है, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है लास्ट के 10-11 सालों में, जब से द वर्ल्ड हैव सीन द विटनेस द राइज ऑफ द एमएनसीज अक्रॉस द ग्लोब। उस टाइम से क्या हुआ है ना कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स होती हैं वो अपना जो प्रॉफिट होती हैं वो ऐसे कंपनीज में, ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट कर देती हैं, सेल कंपनीज बना के। सेल कंपनीज वैसी कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हैं, और जो जिनका मेन मकसद ही होता है कि अपने प्रॉफिट को वहां पे ट्रांसफर करना और फालतू वाले काम करना। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहां पे जिस कई ऐसे देश है ना जहां पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत लाइबल है, बहुत कम है। तो जनरली कंपनीज भारत जैसे देशों से बहुत प्रॉफिट कमाएंगी और अपने प्रॉफिट को उन देशों में शिफ्ट कर देंगे जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स काफी कम है। अब ये कंपनीज जो है इस प्रॉफिट को शिफ्ट करने के प्रोसेस में अपने एक्चुअल बिजनेस को शिफ्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा वो लोग उनकी हेरा फेरी करते हैं। अब जैसे जैसे कंपटीशन देशों में बढ़ता जा रहा है, हर देश चाहता है कि अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में, अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में वो हर कंपनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें बुलाना चाहते हैं कि आप आ जाओ मेरे पास काम करो, हमें बहुत आपकी जरूरत है। उस केस में आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? आप ऐसे लुक्रेटिव उनको टैक्स स्ट्रक्चर दोगे, कम टैक्सेस लगाओगे, जिसके चलते क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस आप कम कर दोगे। तो अब इसके चलते क्या हो रहा है ना, पूरे विश्व भर में जब ऐसे कंपटीशन बढ़ने लगा और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास उतना प्रॉब्लम नहीं है, उतना रेवेन्यू का, उन्होंने तो आराम से अपना टैक्स कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया और कंपनीज वहां जाने लगी। लेकिन उससे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिनको सही में ऐसी चीजों की नीड थी, उन्हें बहुत दिक्कत होने लगा, उनका एक रेवेन्यू का पार्ट लॉस होने लगा। और इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने बोला हमें एक बात पे सहमति बनानी पड़ेगी कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारे लिए रेवेन्यू का सोर्स जो है वो काफी कम हो जाएगा, काफी कट डाउन हो जाएगा। तब ऐसे केस में बहुत सारी कंट्री सामने आती हैं और एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, कम से कम इतना तो पेमेंट करे सारी कंपनियां, एमएनसीज जो हैं उसे मतलब पेमेंट करने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो हमने फिर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट पे बात करने की स्टार्ट करी। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है XYZ जो कि यूएसए में है, और यूएसए में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो उसे 20% पेमेंट करना होता है। अब कंपनी जो है अपना वो बिजनेस रेवेन्यू है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर देती है। क्यों शिफ्ट करना चाहेगी? ऑटोमेटिकली, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टैक्सेस को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल मॉरिशस में जहां पे टैक्स स्ट्रक्चर 5% है, अब देखा जाए तो अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जैसी एग्जिस्टेंस में आएगा ना, तो यूएस गवर्नमेंट को, मतलब क्या बोलते हैं, उस अथॉरिटी को कम से कम 10% का टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बेसिस पे XYZ से यूएस गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी, वो कम से कम 10% टैक्स मतलब मॉरिशस से पे करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको देना ही है। इसका मतलब है कि अब कंपनी अपना बिजनेस रेवेन्यू कहीं भी शिफ्ट करे, उन्हें एटलीस्ट मिनिमम टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक, चलो अच्छा, अभी ना हमने एक स्टार्टिंग में एक बात भी करी कि भारत और अमेरिका ने एक पैक्ट साइन करने की कोशिश करी है जहां पे वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे बात करना चाहते हैं। जैसे ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स भारत में भी आ जाएगा तो उस केस में भारत को ये इक्विलाइजेशन लेवी को हटाना पड़ेगा, और जो हम मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जैसे गूगल फेसबुक पे लगाते हैं। ठीक है, चलो अब आता है लैंड रेवेन्यू। देखो लैंड रेवेन्यू क्या है ना, एक स्टेट, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये स्टेट के सब्जेक्ट के होने के चक्कर में इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टेट के पास जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक लैंड जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जब आप लैंड को बेचोगे और उस बेचने के बाद जो आपके पास पैसा आता है उस पर जो टैक्स लगता है, क्योंकि लैंड आपका एसेट है ना, एसेट्स है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी जो आपकी, जैसे मान लो जमीन हो गया, ठीक है, आपके
प्रॉपर्टी आपकी दुकान हो गई, उस पर जो टैक्स लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है वो हो गया आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है, ठीक है। एक यहाँ पे कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव नेचर, इसका मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि अगर आप एक पार्ले जी की बिस्किट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, पार्ले जी की बिस्किट खरीदने गए, उस पे आपको मान लो कि आपने 100 रुपए वाली पार्ले जी बिस्किट खरीदी और आपको देना है टैक्स 18% जीएसटी, मान लो 18% टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। एक मुकेश अंबानी भी उसी पार्ले जी को खरीदने गए 100 रुपए की और उनको भी देना पड़ा 18 रुपए टैक्स। जस्ट इमेजिन, जस्ट लाइक कंपेयर करो यहाँ पे कि 18 जो रुपए है उसमें से कौन सा 18 रुपए जो होगा मुश्किल होगा द रिचर सेक्शन के लिए, या फिर वो जो पुअर सेक्शन है उसके लिए मुश्किल, किसके लिए मुश्किल ज्यादा होगा वो देना? ऑब्वियस सी बात है वो पुअर सेक्शन के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, राइट। इसलिए जो पुअर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए रिग्रेसिव है नेचर में, ठीक है। मतलब बड़े लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जो छोटा सेक्शन है उसको दिक्कत होगा। तो यानी कि जिनकी इनकम बढ़ी उनके लिए टैक्स कम हो गया और जिनका इनकम छोटा है उसके लिए टैक्स बढ़ गया, तो अल्टीमेटली रिग्रेसिव नेचर हो गया, ठीक है। अब आता है एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो किस पे लगता है? जनरली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ना। अभी तो जीएसटी आ गया, लेकिन इस जीएसटी के आने से पहले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो चीज बनाई जाती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसे हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। जब भी कोई चीज बाहर जाती है अंदर आती है, यानी कि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हट गई हैं, वैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब सारी चीजें हट गई हैं। तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड आई थिंक कि यहाँ तक तो ठीक है। चलो ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी की बात याद कीजिए। स्टैम्प ड्यूटी जो होता है, जितने भी आपके लीगल ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे पेपर हो गया, वहां पे स्टैंप लगाया जाता है ना, तो वो जो ड्यूटी लगती है वो स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो भी हो गया आपका क्या नाम है, उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ लेंगे जीएसटी के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे जीएसटी के बारे में, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।